our spiritual master and Guru, on the auspicious occasion of Guru Purnima. May his teachings and preachings guide us always on the right path in life in order to attain moksha, salvation. Now, as we all know, that our distinguished guest speaker tonight is none other than the most proclaimed homeopath, Dr. Kavita Chandak, to whom we extend a warm welcome at our place. I request Noor Bhai Sir to present a token of appreciation. Thank you, Noor Bhai Sir. Dr. Kavita is a renowned doctor of homeopathy and has procured her MD degree from London and PhD from France. She is a recipient of various prestigious awards such as the Corona Warrior by NCCL, Bharatiya Chikitsak Samman, and many more. She also holds 2 golden books of world records for success in kidney disorders and mucormycosis treatment. She is a professor, a board member on multiple health associations, and has authored books dealing with treatments of diverse ailments through homeopathy. She has delivered more than 35 seminars, conducted workshops, and 130 webinars, both on national and international platforms. In our institution, we believe in the idea of a healthy mind in a healthy body. The importance of a holistic lifestyle has always been emphasized in our community by our spiritual masters. And so, today's talk on the art of healing, prevention is better than cure, will certainly contribute towards our efforts of achieving a holistic, healthy body. I now request Dr. Kavita Chandak to enlighten us on the same. Thank you. गुड इवनिंग एवरीवन। लंच किया नहीं था? किया था ना? एक बार फिर से गुड इवनिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आज हम लोग क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे बीमारी होने से पहले उसे कैसे प्रिवेंट करें। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही हूँ, सीधे पॉइंट पे आ रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक 7:45 हो रहे हैं, तो आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लेना है, ठीक है। और वेदर का भी कोई भरोसा नहीं है, हम लोग को घर भी जाना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपने आज की थीम के साथ में, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप लोग जब बीमार पड़ते तो क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं ना। लेकिन अगर कुछ ऐसे टिप्स आपको मिले जिससे आप बीमार ही ना पड़े और डॉक्टर तक जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, तो कितना अच्छा होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कैसी डॉक्टर है, खुद के पास ही नहीं आने के तरीके बता रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक डॉक्टर तब भी डॉक्टर होता है जब वो अपने चैम्बर में नहीं होता है। और बीइंग अ फिजिशियन, इट्स माय ड्यूटी कि मैं सोसाइटी को अवेयर करूं हेल्थ के बारे में। बीमार पड़ने के बाद तो ट्रीटमेंट लेना हमारी मजबूरी होती है, मगर आज का जो मेरा थीम है वो बेसिकली है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा सीजन में चेंजेस हो रहे हैं उसी के हिसाब से बात करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी एनवायरमेंटल फैक्टर्स का मैंने एक स्लाइड इसमें इंक्लूड किया है। एनवायरमेंटल फैक्टर क्या है? अभी वेदर चेंज हो रहा है, हर घर में एक पेशेंट तैयार हो रहा है, सर्दी, खांसी, बुखार। अभी हम लोग रास्ते में आते वक्त भी यही बात कर रहे थे। तो इसके लिए ट्रीटमेंट हमको क्या करना है और एलर्जीज क्यों होती है? आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि एलर्जी वाकई में बाहर से आती है? जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे फलाना चीज़ की एलर्जी है, मैं फली दाना नहीं खा सकती हूँ। कोई बोलता है कि मुझे पोलन की एलर्जी है। हर किसी को किसी न किसी चीज़ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। किसी को डस्ट की एलर्जी है। तो आप में से कितने लोग मानते हैं कि हाँ, ये छोटी छोटी चीज़ें वाकई में हमारे बॉडी में या हमको एलर्जिक बना रही है? कितने लोग मानते हैं? हाथ उठाएंगे। अच्छा, और बाकी लोग क्या मानते हैं? जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो, बाकी लोग ये मानते हैं कि आधे तो जवाब दे चुके, बचे हुआ तो डॉक्टर खुद बता देंगे, हमको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है ना? ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी एलर्जी कभी भी बाहर से नहीं आती। एलर्जी हम उसे कहते हैं जब हमारे बॉडी में का कोई पर्टिकुलर चीज़ कम या ज़्यादा होती है,
कोई कंटेंट, कोई एंजाइम, कोई हार्मोन्स, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जो कम या ज़्यादा हो जाती है, तो हम किसी खास चीज़ को अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, उसे हम एलर्जी कहते हैं। और कॉमन सेंस की बात यह है कि जब घर में खाना बनता है और छौंका डालते हैं और पेशेंट छींकना शुरू करता है, अगर घर में 7 लोग रह रहे हैं और एक छींक रहा है तो प्रॉब्लम किसको है? वो एक की इम्यूनिटी में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम उस सब्जी के छौके में या परफ्यूम की स्मेल में, अगरबत्ती की स्मेल में नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? उस पर्टिकुलर व्यक्ति की इम्यूनिटी में है। तो हमको क्या ठीक करना चाहिए? पेशेंट की इम्यूनिटी ठीक करनी चाहिए। जब वेदर चेंज होता है ना, तो सर्दी खांसी होना बहुत अच्छा साइन है। ये बताता है कि आपकी इम्यूनिटी जिंदा है और आप पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को रिएक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास ऐसे आते हैं, स्पेशली कैंसर के, डायबिटीज़ के, जिनका स्टेटमेंट होता है कि डॉक्टर मुझे ज़िंदगी भर कभी सर्दी खांसी भी नहीं हुई, कभी बुखार नहीं हुआ और पता नहीं कैसे सडनली कैंसर डायग्नोस हो गया। अगर ज़िंदगी में बार बार सर्दी खांसी बुखार हुआ रहता, आपकी इम्यूनिटी ने बदलते हुए मौसम को रिएक्ट किया होता, तो शायद आपको कैंसर नहीं होता। बहुत लंबे समय से आपकी इम्यूनिटी सो रही थी और जितनी भी बीमारियाँ, बीमारी के क्रिएटिंग फैक्टर्स आपकी बॉडी में जा रहे थे, उसको वो सिर्फ एक्सेप्ट कर रही थी, रिएक्ट करके रिपेल नहीं कर रही थी। सर्दी खांसी होना एक बहुत अच्छा साइन है। इसके लिए कृपया 2-3 दिन तक के कोई भी ट्रीटमेंट ना लें। और फीवर भी हमारे बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज्म है। अगर फीवर 101 तक भी रहता है तो उसका ट्रीटमेंट सिर्फ इतना है कि आप ठंडे पानी की पट्टी रखें, बट कोई भी मेडिकेशन ना करें। अगर आपको लगता है कि इतना सब करने के बाद में भी अभी पोजीशन बहुत बुरी है, उस समय आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। अगर आप हर छोटी छोटी चीज़ के लिए दवाई खाते हैं ना, तो बीमारियाँ बाहर निकलने के बदले में बॉडी के अंदर चली जाती है और फिर हमारी बॉडी बन जाती है डस्टबिन। फिर एक बार आप फीवर दबाते हैं, आपको लगता है कि बॉडी ठंडी होगी, फीवर गायब हो गया, मगर वो जो फीवर बॉडी में दबता है वो हड्डी का बुखार बन जाता है। बाद में फीवर तो आता नहीं, फिर रात दिन वो कंप्लेंट शुरू होता, मेरा हाथ दुख रहा, मेरा पैर दुख रहा, अनईजी लग रहा, पता नहीं अंदर से मुझे ऐसा लगता है कि गरम गरम हो रहा है, बाहर से कोई भी हाथ लगा के देखता है तो लगता है कि बॉडी में कोई फीवर नहीं है। आधे से ज़्यादा पेशेंट की फैमिली और हस्बैंड आके हमको बताते हैं, बोले मैडम ये नाटक करती है, बार बार बोलती है बुखार हो गया, बुखार हो गया, हाथ लगाओ तो पूरा बॉडी ठंडा रहता, लेकिन ये हड्डी का बुखार चल रहा होता है। ये तकलीफ सिर्फ पेशेंट समझ सकता है। और ये बुखार किसने दिया अपने को? हमने खुद ने दिया है। तो अभी क्या करेंगे? जब भी इम्यूनिटी पर्टिकुलर वेदर को रिएक्ट करती है तो थोड़े बहुत घरेलू इलाज कीजिए, बट इमीडिएट कोई भी मेडिसिन खा के अपने बॉडी के डिफेंसिव मैकेनिज्म को खराब मत कीजिए, ठीक है। दूसरा, जैसे बच्चे का होता है, आमतौर पे बोलते हैं कि पोलन का एलर्जी हो गया। बहुत सारे बच्चे गार्डन में खेलने जाते हैं और उनकी मम्मी आके बताती है, देखो डॉक्टर इसको ना स्किन पे बहुत इरप्शन हो गया, पोलन का एलर्जी हो गया, इसको छींके बहुत आती है, अभी मैं इसको भेजूंगी नहीं गार्डन में। बच्चा बचपन में गार्डन में नहीं जाएगा तो कब जाएगा? बाद में ऑफिस छोड़ के गार्डन जाके बैठेगा क्या? नहीं। हर एक एज के हिसाब से चीज़ें उसके लिए बनी हुई है, लेकिन हर चीज़ का सोल्यूशन है। आपने जाके डॉक्टर को ये बोलना है कि इसकी एलर्जी क्यों है। अगर गार्डन में 50 बच्चे जा रहे हैं तो मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आप निकाल के दो। ऐसा नहीं कि मुझे एंटी एलर्जिक दे दो, मैं खा लेती हूँ, हाँ ठीक है, अभी छींके बंद होगी, फिर 2 दिन बाद में वापस हो रही, फिर एंटी एलर्जिक खा रहे, फिर छींके वापस आ रही। ये धूप छाँव का खेल अभी बंद करो। कोई भी बीमारी को बॉडी में नहीं डालना, क्या सोचना कि इस बीमारी की जड़ क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊँ, मेरे पास में अभी ये वेदर में और ठंड के वेदर में सबसे ज़्यादा पेशेंट आते हैं साइनोसाइटिस के। साइनस जाम हो जाते, सिर दुखना शुरू होता, ये पूरा पोर्शन जाम हो जाता, अच्छा नहीं लगता, अनईजी लगता, और इतना सिर दुखता कि थोड़ी भी आवाज़ अच्छी नहीं लगती। क्लाइमेट चेंज हुआ कि पेशेंट अनईजी हो जाता, सर्दी कभी भी नाक से बहती नहीं है, सूखी सर्दी होती है। फिर क्या होता है, आपको कोई फलाना है। अभी देखो इंडिया कैसा कंट्री है सर, इंडिया कंट्री है फुकटचंद लोगों का और रायचंद लोगों का। 95% रायचंद है और 5% हुकुमचंद है। तो राय तो फटाफट देते फ्री में फटा, और आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप आ गए, उसमें राय सर्कुलेट करते हैं। आपको साइनोसाइटिस है, आपको सर्दी खांसी, 1 रुपया ये काढ़ा पीजिए, सब डॉक्टर बने बैठे हैं। लेकिन जो पैसे लेके सलाह देता है, डॉक्टर, वकील और सीए, उसकी सलाह में मीनिंग होता है, उसको वैल्यू होता है। लेकिन अपने को क्या लगता है, अपन भी डॉक्टर और व्हाट्सएप भी डॉक्टर, कहाँ डॉक्टर के जा रहे, अपॉइंटमेंट ले रहे, पैसे दे रहे, घर बैठे ठीक हो जाओ ना। तो अपन क्या करते हैं, सर्दी हुआ इमीडिएट दवाई खाते हैं। एक बार तो डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका प्रिस्क्रिप्शन दूसरी बार वापर के दवाई लाते हैं, तीसरी बार क्या करते हैं, अपन उसका प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं यूज़ करते हैं। अपने पहचान के बहुत सारे केमिस्ट रहते हैं, अभी एक भैया भी हमारे साथ आए, वो केमिस्ट है।
तो जो भी केमिस्ट रहता है उसको पूछते हैं भैया सर्दी खांसी क्या दवाई लूँ, केमिस्ट को जो ठीक लगता है वो आपको दे देते हैं। अब वो आपने सर्दी फिर से बंद कर ली, और चौथी बार तो उससे भी हाईएस्ट है, केमिस्ट के पास भी नहीं जाते। अभी तो लता जी चले गए, लेकिन उनका ऐड आता था कि मुझे जब खांसी होती है तो मैं ग्लाइकोडिन लेती हूँ। तो सबको लगता है कि लता मंगेशकर ग्लाइकोडिन से ठीक होती तो मैं भी पीऊँगी, यानी हम टीवी में ऐड देख के वो चीज़ को खरीदना शुरू करते हैं। इससे क्या होता है कि हम छोटी छोटी बीमारियों को बॉडी में दबाते हैं। अब एक बार दो बार आप सर्दी बंद करते, वो धीरे धीरे जाके आपके साइनस में जमा होते। जब वो बार बार साइनस में जमा होती तो साइनोसाइटिस हो जाता, नाक चोक होता, ये पूरा पोर्शन चोक होता, सिर दुखने लगता। फिर व्हाट्सएप पे आपकी फेवरेट फ्रेंड आपको मैसेज करती, तेरे पास ये पेन किलर नहीं क्या, मैं तो यही खाती हूँ तू भी खा ले। फिर आप वो पेन किलर के आदी हो जाते हैं। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि पेन किलर खाने से केवल पेन का लक्षण गायब होता है, बीमारी तो जहाँ थी वही रहती है, इनफैक्ट वो और मल्टीप्लाई हो जाती है। और धीरे धीरे ऐसा साइनस बन जाता है कि कोई भी दवाई खाओ उसको कोई रिलीफ नहीं होता। फिर जब ये पेशेंट हमारे पास में आते हैं तो हम 15 साल पुराना भी साइनस ठीक करने के लिए जो सर्दी बाहर निकालते हैं ना, आप बिलीव नहीं करेंगे 2-2, 3-3 लीटर सर्दी निकलती है 15 दिन में। नाक से गले से ऐसे मग्गा भर भर के फेंकते हैं, गंदगी बाहर निकलती है। बीमारी की जड़ को ठीक करो, बीमारी खत्म होती है। सर्दी किसने बंद की थी? हमने खुद ने बंद की थी। अच्छा, डॉक्टर की भी इंटरेस्ट नहीं रहता आपको हेवी एंटीबायोटिक लिख के देने का। अपन जाके डॉक्टर को इंसिस्ट करते हैं, डॉक्टर मेरा फलाना काम अटक जाएगा, आप जल्दी से मुझे ठीक करो, कितना भी हेवी डोज हो दे दो मैं ले लूँगी। और अपन जब हेवी डोज लेते तो अपना इम्यूनिटी उतना ही सप्रेस होता है, हम अपने दुश्मन खुद बनते हैं। तो ये चीज़ नहीं करना है। अब दूसरा क्या होता है, जब भी आप सर्दी दबाते तो दो ही जगह है बॉडी में, एक तो साइनस में जमा होंगी जो मैंने अभी अभी आपको बताया, दूसरी कौन सी जगह है जहाँ सर्दी जाके बैठ सकती है? लंग्स में बैठ सकती है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये है हमारे लंग्स। अब देखिए हमारे जो भी लंग्स होते हैं ना, उसमें छोटे छोटे हवा के बलून रहते हैं, उसे कहते हैं ब्रोंकल, अल्वियोलाई। अल्वियोलाई बंद चालू होते हैं, उससे हम सांस ले पाते हैं, और ये हवा के लिए बने हुए हैं। जब आप सर्दी को दबाएंगे और वो लंग्स में जाके जमा होंगी तो वो अल्वियोलाई में अपनी जगह बना लेंगी। जो जगह हवा की थी वहाँ पे अभी म्यूकस जमा हो गया, म्यूकस जमा होने से कंजेशन होता है, कंजेशन होने से क्या होता है कि आप जब सांस लेते हैं तो सांस लेना तो इजी होता है, जब छोड़ते हैं तो लंग पूरे हवा को बाहर नहीं फेंकता है। इनहेलेशन इजी है, जब आप एक्सेल करते हैं तब वो पूरी हवा बाहर नहीं निकलती, और जब वो पूरी हवा बाहर नहीं निकलती है तो धीरे धीरे हमको भारीपन फील होता। फिर क्या शुरू होता, थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़े दम लग गया, थोड़ा पैदल चले दम लग गया, फ़ोन पे ज़्यादा देर बात की, ज़ोर से हंस लिए तो खांसी का झटका आना शुरू हो जाता, या फिर यानी अनईजीनेस अपने को शुरू होता, सांस की दिक्कत आ जाती। अब ये सांस की दिक्कत कहाँ से? हमने खुद ने लाई। फिर अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर मुझे ना ब्रीदिंग का थोड़ा इशू हो रहा है, तो डॉक्टर का आपको जो भी मेडिसिन देते हैं, कई बार इनहेलर देते हैं, कई बार स्प्रे देते हैं, ये सब में कुछ ना कुछ एंटी एलर्जिक रेमेडी होता है। जब आप वो एंटी एलर्जिक लेते हैं तो अल्टीमेटली आपके बॉडी के अंदर में वो बीमारी वापस से दबना शुरू होती, निकलती नहीं है, आपके लंग्स साफ नहीं हो रहे हैं, आपका म्यूकस जहाँ था वहीं पर है, अल्वियोलाई का पंपिंग एक्शन जितना खराब था उतना ही है। सिर्फ आपको कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि मेरा ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो था, चोक था, वो खुल गया करके, लेकिन ये परमानेंट रिलीफ नहीं है। और धीरे धीरे क्या होता है, फिर आपको बहुत भारीपन लगता और बार बार आपको अनइजीनेस, सांस की शिकायत, ब्रोंकाइटिस में आप चले जाते हैं कि जैसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्मेल आया कि एकदम ब्रीदिंग अरेस्ट होने लगता है, या आपको सफोकेशन फील होता है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर ट्रेन में सफोकेशन होता है एसी में, कार में सफोकेशन होता है एसी में, अगर सर्कुलेटिंग एयर रहेगा ना तो मुझे अच्छा लगता है। तो ये सब सिम्टम आपके ब्रोंकाइटिस के शुरू होते हैं। अब ब्रोंकाइटिस के लिए जब अपन बार बार ट्रीटमेंट लेते हैं तो याद रखिए ब्रोंकाइटिस पहली सीढ़ी है और इसकी मंजिल क्या है? अस्थमा है। जब अपन बार बार ब्रोंकाइटिस को सप्रेस करते ज़बरदस्ती, चुप रहो, धीरे धीरे वो एक बड़ी बीमारी के रूप में बाहर निकलता है। बॉडी इज जस्ट लाइक अ बैंक, व्हेन यू पुट स्मॉल अमाउंट फ्रीक्वेंटली, बैंक आपको क्या करता है? इंटरेस्ट के साथ में एक दिन बड़ा अमाउंट देता है। आप बॉडी में छोटी छोटी बीमारी दबाते हैं, एक दिन बीमारी आपको बड़ी दे देती है, बॉडी एक बड़ा गिफ्ट मिलता है। और फिर वो अस्थमा का पेशेंट हमारे पास में आके पूछता है कि डॉक्टर मेरे तो घर में किसी को अस्थमा नहीं था, मुझे कैसे हुआ? क्योंकि लोगों की ये आम धारणा है कि अगर अपने 7 पीढ़ी में अस्थमा चल रहा तो मुझे 100% होगा, जो कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल रखेंगे, अच्छा वर्कआउट करेंगे, प्रॉपर डाइट लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे,
तो जो फोर फादर्स को भी अस्थमा चल रहा है वो आपको नहीं आएगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी। और कई बार ये होता है कि फोर फादर को नहीं है वो भी बीमारी हमको हो सकती है। जैसे आजकल डायबिटीज़ के पेशेंट आते हैं, मैंने देखा बहुत सारे पेशेंट में एक खास चीज़ होने लगी है, वो पहले ही मीठा खाना बंद कर देते हैं, डर जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, डॉक्टर मैंने ना मीठा खाना छोड़ दिया कारण माझ्या वडिलांना डायबिटीज़ आहे, मला माहिती मला पण होऊन जाईल। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डायबिटीज़ टाइप 2 जो है वो अपने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से आ रहा है, एक चीज़ है। दूसरा, जितना स्ट्रेस आपको है उतना आपका शुगर बढ़ेगा, क्योंकि डायबिटीज़ बुद्धिजीवी लोगों की बीमारी है। मैंने इतने सालों में नहीं देखा कि कोई रिक्शे वाला या ऑटो वाला आया ये बोल करके कि मुझे डायबिटीज़ है या मैं इंसुलिन पे हूँ, क्योंकि वो तो हमसे कई ज़्यादा वर्क करते हैं। फिर उनको क्यों नहीं डायबिटीज़ होता? क्योंकि उनका वर्क फिजिकल एक्सर्शन है। बट जहाँ मेंटल एक्सर्शन, मेंटल सप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ डायबिटीज़ प्रेसिपिटेट होता है। एक और रीज़न है डायबिटीज़ का जो मैं आपको अभी बताऊँगी। नेक्स्ट, ये है डायबिटीज़ का दूसरा रीज़न। आजकल देखो हर घर में एक चूरन का डब्बा रहता, परगेटिव खाने की सबको आदत हो गई है, पेट साफ नहीं होता, फटाक से चूरन खाते, पेट साफ करते, लेकिन अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलते, डाइट में चेंजेस नहीं करते। दिन में कुछ ना कुछ खाएंगे, रात में बैठ के चिकन खाएंगे, टीवी देखते वक्त खाएंगे, टीवी सीरियल में वो जितना जितना तुलसी रोते जाएंगे उतना अपनी एक एक रोटी बढ़ते जाती है, वो खाते रहेंगे। और दूसरा, जेंट्स लोगों की तो एक खास बात मैंने देखी है, मैं उनको जब सजेस्ट करती हूँ कि रात में कम खाए और बाद में वॉक को जाए, डॉक्टर दिन भर काम करने के बाद में कैसा वॉक करेंगे? और एक वो माइंड सेट रहता, मैं दिन भर थक के आया हूँ, अब तो मैं बैठ के खाऊंगा, टीवी देखूंगा, बढ़िया फिल्म देखूंगा और सो जाऊंगा। तो कहाँ से आपका पेट साफ होगा जब आप हाथ पैर नहीं हिलाते हो, अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलते हो? फिर पेट साफ नहीं होता तो अपन क्या करते हैं? जैसा मैंने बताया कि रायचंद लोग बैठे ही रहते, राह देखते रहते। आपने एक कंप्लेंट किया कि वो 95% कम्युनिटी खड़ी हो जाती है उठ के, बोले अलग अलग चूरन के नाम बताते, ये खाओ वो खाओ वो खाओ, और फिर धीरे धीरे आप उस पर लैंड होने लगते हैं। देखिए अभी तक क्या होता था, हम जो खाते थे उसको पचाने के लिए हमारे इतने पूरे इंटेस्टाइन को, ये जो इंटेस्टाइन है ये 2.5 मीटर लंबा है, और इसको हमारी पाचन क्रिया करने के लिए कम से कम 5 घंटे का वक्त लगता था। इसमें क्या होता है, जो पानी किडनी की तरफ जाता, जो फूड है लीवर की तरफ जाता, मिनरल्स और विटामिन उसमें के एक्सट्रैक्ट करता है लीवर, और जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वेस्ट है वो आपका एनस की तरफ जाता है। अब जब आप चूरन खा के उसको धक्का मारेंगे तो जो 5 घंटे की प्रोसेस है वो 3 घंटे में हो जाती, यानी 2 घंटे पेट को काम करने की ज़रूरत नहीं। और हमारा जो इंटेस्टाइन है ना, ये कंटिन्यूस बंद चालू होता है फूड को आगे धक्का मारने के लिए, बंद चालू होते होते वो धीरे धीरे फूड को आगे लौटता है। इट इज़ नोन एज द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टाल्सिस। जब आपका काम चूरन कर रहा है तो पेट को क्या काम पड़ा है कि वो पेरिस्टाल्सिस करेगा, बराबर है। जब घर में 4 बाई आ जाती तो घर की मालकिन को हिलते हुए देखा है क्या जगह से, तो पेट की भी वही पोजीशन हो जाती है, वो अपना काम करना बंद कर देता है। और जब इंटेस्टाइन अपना काम करना बंद करता है तो ये जितने भी ऑर्गन्स है हमारे पेट में, लाइक पैनक्रियाज हो गया या बाकी भी ऑर्गन है, किडनी है, सब अपने कुछ कुछ एंजाइम सीक्रेट करते हैं जो डाइजेशन की प्रोसेस में इंटेस्टाइन की मदद करते हैं। जब इंटेस्टाइन का ही काम कम हो गया है तो उसके जो सब ऑर्डिनेट्स है उनका भी काम कम हो गया। तो ऐसा ही एक ऑर्गन है पैनक्रियाज, ये जो येलो कलर का दिख रहा है, पैनक्रियाज से जितना इंसुलिन का सिक्रीशन होना चाहिए वो कम होने लगता, और वो सिक्रीशन कम होने से हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती। अब मुझे बताइए ये डायबिटीज़ कहाँ से फोर फादर से आया? ये तो अपना ईटिंग एमनीशिया ने दिया ना, जितनी देर बैठ रहे उतनी देर खा रहे और फूड को धक्का मार रहे। तो ये नहीं करना है। खाने के बाद में, हर फूड खाने के बाद में आप घर में अगर सिर्फ 10-15 मिनट का वॉक करेंगे ना तो आपका एक ही वेट सालों तक के स्टेबल रहेगा, न वजन बढ़ेगा न डाइजेशन का कोई इशू होगा। नेक्स्ट, ये है गैस्ट्राइटिस। अब देखिए दूसरी चीज़ है, जैसे जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता उनका फूड कई घंटों तक पेट में पड़ा रहता, 5 घंटे के ऊपर, 6 घंटे 7 घंटे, वो फूड तो गंदा ही रहता। तो ये गंदा फूड क्या करता है कि आपका जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है हमारे स्टमक का, उसको छीलना शुरू करता, क्योंकि गंदगी तो अपना काम कुछ न कुछ करेगी ही। आप एक सड़ा हुआ आम रख दो बाकी अच्छे आमों के बीच में, बाकी आम सड़ जाएंगे। तो उसी तरह गंदा फूड जब पेट में ज़्यादा देर पड़ा रहता, उससे गैस लिबरेट होती है, उससे गंदगी निकलती है, कुछ मॉइस्ट सिक्रीशंस निकलते हैं जो आपके गैस्ट्रिक म्यूकोजा को छील देते हैं, और ये म्यूकोजा छीलने से जो छोटे छोटे अल्सर बनते हैं उसी को हम गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। अब देखिए ये कैसे होता है, हम जो भी खाते हैं ना, खाने के लिए, पाचन क्रिया करने के लिए
बॉडी हर किस्म का एसिड सीक्रेट करता है। ये पूरे पंचतंत्र में जितनी भी चीज़ें हैं ये सब ह्यूमन बॉडी में है। हमारे बॉडी में हर किस्म का एसिड है जो डाइजेशन में हमारी मदद करता है। अब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से चूरन आके धक्का मार के चला गया तो डाइजेशन स्लो हो गया या फास्ट हो गया, फास्ट डाइजेशन हो गया तो जितना एसिड सीक्रेट हो रहा था वो यूज़ नहीं हो रहा, वो पेट में ज़्यादा देर पड़ा रहता, और वो अगर ज़्यादा देर पड़ा रहा तब भी आपका गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो है वो छील जाता है, और बॉडी क्या करती है उस एसिड को ऊपर फेंकने की कोशिश करती है, जिसको आप लोग सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं एसिडिटी हो रही। अगर फूड बहुत देर पड़ा रहा और गंदी गैस क्रिएट हुई तो डकारें आती है, ये गैसेस पास होती है, उसको हम कहते हैं फ्लैचुलेंस हो गया। यानी सब कुछ किसके हाथ में? पेट के हाथ में। लेकिन पेट किसके हाथ में है? हमारे अच्छे लाइफस्टाइल के हाथ में। इसलिए दिन का खाना अच्छे से खाइए, रात का खाना लाइट डाइट लीजिए, और बॉडी को मौका दीजिए कि वो खुद को हील करे। वाटर इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। दिन भर में हमको 10 गिलास पानी टारगेट करके पीना है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर मुझे प्यास नहीं लगती, या कॉलेज में जाओ तो टॉयलेट की प्रॉब्लम होती तो फिर मैं घर से पानी पीकर निकलती और सीधा शाम को आके पीती हूँ। आप ये करेंगे तो आपकी किडनी भी परेशानी में चली जाएगी और दुनिया भर के किडनी के डिसऑर्डर शुरू होंगे। यूरिन में इन्फेक्शन होगा वो अलग। नेक्स्ट, ये देखिए माइग्रेन है ये। अब देखिए जो सिंपल हेडेक होता है, कंजेस्टिव हेडेक, हेडेक के अलग अलग टाइप है। माइग्रेन के लिए बहुत सारे पेशेंट आते हैं, आधे से ज़्यादा टाइम वो हर हेडेक को माइग्रेन बोलते हैं। तो मुझे उनसे ऐसे डिस्टिंग्विश करवाना पड़ता है कि हेडेक मतलब कैसा होता है। पूरा सिर दुख रहा है, एकदम बस्टिंग हेडेक है, देन इट इज़ कंजेस्टिव हेडेक। अगर आपका आधा सिर दुख रहा है, उसके साथ नौशिया है और जो केवल वोमिटिंग के बाद रिलीव होता है, देन इट इज़ माइग्रेन। और माइग्रेन की पैथोलॉजी क्या है? मेडिकल साइंस बोलता माइग्रेन का रीज़न उनको पता नहीं, बट इट इज़ एसोसिएटेड विथ अवर डाइजेशन। जब फूड प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता ना, और वो जो गैस क्रिएट होता, गैस देखो अपने पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता, क्योंकि पेट की कैपेसिटी है, उसके ऊपर में वो गैस रखेगा नहीं, या तो बर्पिंग होगा या पीछे से गैस पास होगा। और कई पेशेंट का गैस पास होता नहीं, बर्पिंग भी नहीं होता, फिर उनके बॉडी में वो गैस सर्कुलेट होता, और वो अगर गैस सिर में फंस गया ना, तो जब तक कि एक वोमिटिंग होकर खाए हुआ पूरा फूड बाहर नहीं निकलता, गैस बाहर नहीं निकलता, पेशेंट को रिलीफ नहीं होता। तो माइग्रेन और बिलियस हेडेक, बिलियस माने एसिडिटी से रिलेटेड हेडेक। जैसे कई बार रमज़ान में पेशेंट आते हैं, हेडेक का कंप्लेन करते हैं, क्योंकि दिन भर कुछ नहीं खाते तो बॉडी का एसिडिक लेवल बढ़ जाता है। या हम लोगों में जो करवा चौथ होता है, तो दिन भर के बाद में रात में जब चांद दिखता तब तक के पेशेंट कुछ खाने लायक ही नहीं रहते, क्योंकि उल्टियों से परेशान हो जाते हैं। ये क्यों होता? क्योंकि बॉडी का एसिड लेवल बढ़ जाता है और उससे हेडेक शुरू होता है। तो ये जो बिलियस हेडेक है, माइग्रेन है, इट इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विथ योर डाइजेशन। कई बार देखो एक पेशेंट मेरे पास आती थी बहुत साल पहले, उसको किधर भी दबाव डकार निकलता था, क्योंकि सिर में नहीं गैस जमा हो रहा था, पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा था। बहुत बार पेशेंट आते काफ मसल का पेन लेके आते, इतने पैर दुखते, आप कोई भी ट्रीटमेंट डाल दो ठीक नहीं होते। अगर दबाकर जस्ट प्रेस करके देखा तो मुझे समझ में आता कि फ्लैचुलेंस पैर में भर रहा है, उसका भी ट्रीटमेंट करके गैस का ट्रीटमेंट किया तो पैर का दर्द ठीक हो जाता। नेक्स्ट, यह है वजन के बारे में। थोड़ा सा सब लोगों को बड़ा खुशी रहता है, और ये कॉमन क्वेश्चन रहता है हमको हर सेमिनार में कि वेट कैसे मेंटेन करें। खाऊंगा तो सब कुछ, लेकिन वेट डॉक्टर ने मेंटेन करके देना है। आंख को धक्का हम लगाएंगे नहीं, वॉक हम करेंगे नहीं, लेकिन वेट डॉक्टर के जाके बोलेंगे कि कम करके दो। वेट मेंटेन करने के लिए एक जो मैंने बताया कि डिवाइड योर वाटर एंड डिवाइड योर फूड, दिन में 4 से 5 मील लेना है, टेक स्मॉल क्वांटिटी फ्रिक्वेंटली। और दूसरा, वाटर को भी डिवाइड करना है, क्योंकि सिर्फ खाने से वजन नहीं बढ़ता, वाटर रिटेंशन से भी बॉडी का वेट बढ़ता है। और स्पेशली लेडीज़ में बिफोर मेंसेस, 1 हफ्ता पहले जो पीरियड के टाइम रहता है उस समय, और मेनोपॉज में बॉडी वाटर रिटेन करती है, क्योंकि हार्मोन्स चेंज होते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी बार बार पीना है। अपने को छोटे पैक की आदत नहीं रहती, अपन सीधा पटियाला वाला लगा लेते हैं, ये बड़ा गिलास भरते और पूरा एक साथ पी लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, हर काम छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा पेशेंस के साथ में। नेक्स्ट, ये है वेरिकोज वेन्स। ये किस में ज़्यादा होता है? जो लोगों का खड़े रहने का जॉब है, जैसे टीचर्स का। और जहाँ तक मैं जानती हूँ मेहंदी बाग में बहुत सारे टीचर्स हैं, है ना, बराबर। तो खड़े रहने का जॉब है, और अभी तो नया रूल है कि टीचर्स बैठ नहीं सकते स्कूल में, कैमरा लगा रहता है, ऑब्जर्व करते हैं आपको, तो बैठने ही नहीं देते टीचर्स को। तो मैक्सिमम टीचर्स वेरिकोज वेन्स का कंप्लेंट लेके आते हैं। लेकिन ये सिर्फ दिखता उतना सिंपल नहीं है। वेरिकोज वेन्स में आपका जो ब्लड है वो गाढ़ा पड़ जाता, इसलिए वो वेन्स आपकी ग्रीन हो जाती। पाइल्स में वेरिकोज वेन्स ही है, और हार्ट अटैक जो आता वो भी वेरिकोज वेन्स है हार्ट का।
और ब्रेन में जो सिंकोप होता है, जहाँ पेशेंट झटके मारता, फीट आती, वो भी वेरिकोज वेन से ब्रेन का। यानी ब्लड गाढ़ा पड़ने की जो टेंडेंसी है वो बेसिकली वेरिकोज वेन क्रिएट करती है। तो थोड़ा सा अपने डाइट में चेंजेस करना है। और जिन लोगों को पाइल्स की शिकायत है या वेरिकोज वेन्स की शिकायत है, 2 नेचुरल ब्लड थिनर आते हैं जिसको अपनी डाइट में शामिल करें। एक तो है ककड़ी और दूसरा है लौकी। आप लोग शायद लौकी का कुछ पलीता वगैरह बना के लेते हैं। ये डाइट में एक ऑलरेडी अच्छा चीज़ आपके यहाँ चल रहा है, और ककड़ी भी आप लोग खाते हैं सैलड के तौर पे। लेकिन बावजूद इसके अपने यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट कैंसर के भी हैं और डायबिटीज़ के भी हैं। तो थोड़ा सा और लाइफस्टाइल को चेंज करना है, वाटर इनटेक अपना इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट, पाइल्स के बारे में जैसा मैंने अभी बताया, पेशेंट आके बोलते हैं डॉक्टर वो स्किन के मस्से है ना, वो लगते हैं हाथ में। मैं गई थी डॉक्टर क्या, उससे कटवा लिया मैंने। कैसे कटवाएंगे आप? क्योंकि पाइल्स कोई स्किन का मस्सा नहीं है। पाइल्स आपके वेसल से, ब्लड की धमनियाँ है। जब आपकी ब्लड की धमनियाँ फूल जाती है और उसमें एक्स्ट्रा ब्लड कलेक्ट होता है और वो ब्लड आपके हाथ में लगता है सॉफ्ट, उसको आप अंगूर जैसा फील करते हैं, उसको हम पाइल्स कहते हैं। पाइल्स कैसे होता है? जैसे कई पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन होता है, कड़क लैट्रिन होती, जोर लगाते लैट्रिन के लिए, तो एनस की जगह छिल जाती, और जैसी वो जगह छिल गई तो बॉडी को लगता है कि यहाँ पे कोई इंजरी होगी, बॉडी पूरे फोर्स से वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, सो दैट WBCs वहाँ जाके जो भी इन्फेक्शन होगा उसको कवर कर सके। और जब वहाँ WBC और ब्लड का सर्कुलेशन तेजी से जाता है और उतने ब्लड की वहाँ ज़रूरत नहीं रहती, तो कुछ समय के बाद में वो ब्लड वहाँ पड़े पड़े थोड़ा सा गाढ़ा पड़ जाता है, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। और वो जो विस्कोसिटी होती है वही आपका वेरिकोज वेन्स है, वही आपका पाइल्स है। पाइल्स के लिए आप 10 बार भी सर्जरी करेंगे तब भी वो दोबारा होगा, क्योंकि हमारे बॉडी में जितनी भी वेसल्स है, इट इज़ जस्ट लाइक अ वूलन बंडल। थोड़ा सा बीच में से कहीं से भी वूलन काट दिया और 2 एंड वापस टाई अप कर दिए तो ब्लड का सर्कुलेशन रुकने वाला है क्या? नहीं रुकेगा। यहाँ पे हमको ट्रीट किस चीज़ को करना है? हमारे ब्लड में गाढ़ापन नहीं हो उस चीज़ को ट्रीट करना है एक तो, और दूसरा पेट साफ हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो, इस चीज़ को ट्रीट करना है। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा लेडीज़ के बारे में भी बोलेंगे क्योंकि मेजोरिटी में लेडीज़ यहाँ मौजूद है। आपका पलटा भारी है। बहुत सारे मदर्स ऐसी रहती जो मेरे पास अपनी बेटियों को लेके आती, पीरियड बहुत पेनफुल होता, और आजकल तो मैं उल्टा देख रही हूँ कि मैरिड लेडीज़ जिनकी नॉर्मल डिलीवरीज हो चुकी है, 1 या 2 बच्चे, उनको भी पीरियड पेनफुल होने लग गया है। तो पीरियड्स में पेन जो होता ना, उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। किसी का ब्लड गाढ़ा है, किसी को क्लॉट ज़्यादा है, अलग अलग रीज़न है। लेकिन अपन लोग क्या करते हैं, वापस अपने फुकट चंद रायचंद तैयार बैठे रहते हैं, पेन किलर खाओ। कई पेरेंट्स ऐसे जो अपने बच्चों को हर मेंसेस में एक पेन किलर खिलाते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। पेन किलर खाना सॉल्यूशन है क्या पीरियड के पेन का? नहीं। आपके बच्चे को पेन क्यों हो रहा? अगर आपके बच्चे कॉलेज जाते, स्कूल जाते, स्कूल में 50 बच्चे एक क्लास में, अगर 48 बच्चे आ रहे और उसमें 2 ही बच्चे ऐसे जिनको बार बार पेन हो रहा, कई बार इतना पेन होता कि वो कॉलेज भी नहीं जा सकते, तो वो पेन क्यों हो रहा है, इस क्यों को ढूंढ के उसको ट्रीट कीजिए। पेन किलर देना किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। एक घरेलू इलाज अपन इतना कर सकते हैं कि जैसे पीरियड जब ड्यू रहता तो उसके 2-3 दिन पहले से ही थोड़ा पेट सेकने के लिए बोलिए, हॉट फर्मेंटेशन, और हल्दी का दूध रात में शुरू कीजिए, तो उससे भी कई बार बॉडी क्लीन हो जाती है, पेन कम हो जाते हैं। अगर इसके ऊपर में भी पेन कम नहीं हो रहे तो फिर डॉक्टर को जाके उस बीमारी के रीज़न को ट्रीट करके मांगिए। पेन किलर खा के सिर्फ पेन को गायब मत कीजिए। नेक्स्ट, ये है ओवेरियन ट्यूमर। आजकल सबसे ज़्यादा हमारा कंट्री जो लीड कर रहा है, हम अभी सिर्फ 2 चीज़ में कैपिटल है। एक तो हम डायबिटीज़ के कैपिटल है वर्ल्ड में, इंडिया में जितने डायबिटीज़ के पेशेंट है पूरी दुनिया में मिलके भी नहीं मिलेंगे, और दूसरा हम PCOD में बहुत ज़्यादा है। PCOD इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, मतलब मेरे OPD में रोज़ कम से कम 3 केसेस PCOD की आती है। अभी PCOD सडन बढ़ा कैसे? क्योंकि अभी का लाइफस्टाइल चेंज हो गया। अभी क्या हो गया कि सबके ईगो आपस में क्लैश होने लग गए। पहले कोई तो एक शांत रहता था, आजकल कोई शांत नहीं रहता है, सबको लगता है मैं सही हूँ। जब ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ते, क्लैशेस बढ़ते, स्ट्रेस बढ़ता, बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ता, आपके बॉडी के बाकी हार्मोन डिस्टर्ब होते एंड अल्टीमेटली पीरियड डिस्टर्ब होना शुरू होता। वहाँ से PCOD की शुरुआत हो रही है। तो थोड़ा थोड़ा जो पुराने लोग अपने को समझाते हैं, पेशेंस रखो, थोड़ा सा सुनो, समझो, बाद में रिएक्ट करो, ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है। लेकिन PCOD के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक केस बताती हूँ। नेक्स्ट, इसमें एक लड़की मेरे पास आती थी ट्रीटमेंट के लिए। 30 अक्टूबर 2017 को मेरे यहाँ पे आई।
किसी गायनिक से ट्रीटमेंट ले रही थी पीसीओडी का, 2 साल तक के ट्रीटमेंट लिया और कोई रिलीफ नहीं हुआ, तो वो मेरे पास में आई और उसको मैंने कुछ प्रॉपर हिस्ट्री लिया उसका, उसके मदर से, और मेडिसिन दिया और सिर्फ 5 महीने में उसका रिपोर्ट पूरा नील हो गया, पीसीओडी गायब हो गया। नेक्स्ट, ये दूसरा रिपोर्ट है जो मैंने कराया है 13 मार्च 2018 को। दिसंबर 17 में वो उसने मेरे पास ट्रीटमेंट शुरू किया और मार्च 2018 में जो हमने सोनोग्राफी करवाया इसमें पीसीओडी कहीं भी नहीं था। ये रिपोर्ट मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में उम्मीद है कि पीसीओडी कभी ठीक नहीं होता। ऐसा नहीं है, सबका बॉडी अलग अलग है, किसी को साल लगता, किसको 1.5 साल लगता, किसको 2 साल लगता, किसको 2 महीने लगते। लेकिन हम इसमें टाइम भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस है और समय रहते जब हम पीसीओडी का ट्रीटमेंट नहीं करते तो शादी के बाद में फिर आपकी बच्ची और आप डॉक्टर खेल रहे होते इनफर्टिलिटी के लिए, इस डॉक्टर से उस डॉक्टर तक के जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं हो फ्यूचर में। इसलिए समय रहते पहले ही हार्मोन्स को सेटल करना बहुत ज़रूरी है। और एक बार अगर पीसीओडी बॉडी में एंटर हो गया तो आपको थायराइड में लैंड होने से कोई नहीं रोक सकता। थायराइडिज्म शुरू होना ही होना है। थायराइड इज द मास्टर ग्लैंड, एक्चुअली पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड कहते हैं, लेकिन बेसिकली फीमेल बॉडी में सब कुछ थायराइड के हाथ में है। थोड़ा भी थायराइड का हार्मोन डिस्टर्ब हो गया तो लाइफ पूरी डिस्टर्ब होती है, मेटाबॉलिज्म पूरा डिस्टर्ब होता है। नेक्स्ट, ये है ब्रेस्ट कैंसर। ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि इसके लिए हमको कम से कम 1 वीक अलग लगेगा, लेकिन एक शॉर्ट में बताऊँगी कि इसके ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इसकी 3 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज में ब्रेस्ट में ग्लैंड होता है, एक ऐसा ग्लैंड जो मूव नहीं होता है। देखिए 2 टाइप के ग्लैंड होते हैं ब्रेस्ट में, अगर मूव हो रहा है, पेनलेस है, देन इट इज़ फाइब्रोइडिनोमा, वो 100% मेडिसिन से गल जाता। आपको सर्जरी करने की अगर कोई डॉक्टर सलाह देते तो मत कीजिए क्योंकि उसमें रिकरेंस है, वो बार बार आता, कितने बार सर्जरी करेंगे। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर में पेनलेस ग्लैंड आता, एक ही जगह फिक्स रहता, कभी अपनी जगह से नहीं मिलता। तो उसको नहाते वक्त या लाइन डाउन पोजीशन में 4 फिंगर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने ब्रेस्ट में चेक कीजिए। रोज नहीं करना है कि भाई वो फलाने डॉक्टर आए थे उसने बताया तो शुरू हो गया साइकोलॉजी का इधर मीटर घूमना, डर बैठ जाएगा मन में, ये चीज़ नहीं करना है। महीने भर में 1 आधी बार अपनी बॉडी को चेक करते रहना है। दूसरे स्टेज में ऐसी ही एक गांठ आपके एक्जिला में आ जाती है और तीसरे स्टेज में एक्जिला से जो लिम्फ बहता है उसके साथ में ये इन्फेक्शन आपकी बॉडी में कहीं पर भी स्प्रेड हो सकता है। और कैंसर एक ऐसी बीमारी जो बॉडी को कभी नहीं छोड़ती। आप कीमो ले लो, रेडियो ले लो या होम्योपैथी मेडिसिन भी हम डालते प्रिवेंटिव के तौर पे, कुछ लंबे समय तक के हम कैंसर को सिर्फ सुलझा सकते हैं। कभी ना कभी फ्यूचर में किसी और पार्ट में उसका थोड़ा बहुत मैनिफेस्टेशन अपने को मिल सकता है। इसलिए सबसे अच्छी चीज़ क्या करना है कैंसर के पेशेंट्स ने पोस्ट ऑपरेटिव लाइफ में, लाइफस्टाइल को चेंज करना है और डाइट को चेंज करना है। देखो सब कुछ पेट पर है और जीभ पर है। जीभ बोलते हैं ना हड्डी नहीं रहती, लेकिन बहुत खतरनाक चीज़ है, घसर गई तो सारे रिलेशन खराब, और चटका लग गया खाने का अच्छी चीज़ का तो पेट खराब और हेल्थ खराब। इसलिए इसको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, ब्रेस्ट कैंसर या बाकी भी कैंसर अभी इंडिया में बहुत कॉमन हो गए। प्रोस्टेट कैंसर के जहाँ तक मेरा स्टडी है यहाँ पे भी प्रोस्टेट कैंसर के बहुत सारे पेशेंट हैं। नागपुर में तो है ही, पर मेहंदीबाग में भी प्रोस्टेट कैंसर के काफ़ी सारे पेशेंट हैं और ब्रेस्ट कैंसर के भी हैं। तो कोई भी कैंसर होता कैसे है बेसिकली, आजकल का एक मैंने जस्ट लेडीज़ का एग्जांपल दिया, इसमें मेरे पुरुष भाई लोग बुरा ना माने क्योंकि आप लोग भी उतना ही काम करते हैं जितना लेडीज़ करती है। लेकिन लाइफस्टाइल कैसा हो गया है कि आप लोग एक फ्रंट को संभालते हैं बट लेडीज़ दोनों फ्रंट को संभालती है। अगर वो जॉब करती है तो वो घर बाहर फैमिली सब कुछ देखती है, और अगर वो काम वाली बाई भी है तब भी वो 10 जगह के काम करते। तो मल्टीटास्किंग जब हम करते ना, ब्रेन से बहुत सारी चीज़ें एक साथ रिलीज होती, बहुत सारा स्ट्रेस रिलीज होता, जिससे हमारी बॉडी का CRF हार्मोन बढ़ता, और वो हार्मोन अगर बढ़ गया तो उससे हमारी बॉडी में बाकी चीज़ें डिस्टर्ब होना शुरू होती। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न है कैंसर के पीछे का, और अभी का लाइफस्टाइल तो स्ट्रेसफुल है ही, हौच-पौच लाइफस्टाइल है, सुबह से रात तक के हम बहुत सारे स्ट्रेस से लड़ ही रहे होते हैं। नेक्स्ट, हार्मोनल चेंजेस, स्ट्रेस, परफॉर्मेंस प्रेशर एंड स्ट्रगल फॉर इमेज ऑफ गुडी बॉय। मतलब हमको बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आती, मैंने कैंसर के पेशेंट का मैं जब रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी करती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि वो सब कुछ बहुत अच्छे से बैलेंस करने वाले लोग रहते हैं। जितने भी लोग कैंसर में जाते हैं ये हमेशा अपनी इमेज को लेके बहुत कॉन्शियस रहते हैं। इनको लगता है मुझसे कोई गलती ना हो, मैं किसी को हर्ट ना करूं और किसी को मौका ना मिले कि मेरा कोई नाम रखे या कोई मेरी गलती फाइंड आउट करे। ये मैंने बहुत सारे रिट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ में ऑब्जर्व किया है क्लिनिकली कैंसर पेशेंट में। तो ज़्यादा पर्टिकुलर बनने की ज़रूरत नहीं है,
ज़्यादा पर्टिकुलर बन के अपना स्ट्रेस मत बढ़ाइए, पद्मश्री सबको नहीं मिलता उसके लिए, लेकिन अपनी बॉडी डैमेज होती है। नेक्स्ट, ये देखिए जब भी स्ट्रेस बढ़ता है बॉडी में तो दो चीज़ें डिस्टर्ब होती है। एक तो बढ़े हुए स्ट्रेस से एड्रेनलिन का सिक्रेशन डिस्टर्ब होता है और दूसरा कॉर्टिसोल का सिक्रेशन। ये दोनों किडनी के ऊपर के एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड से सीक्रेट होता है और ये दोनों का सिक्रेशन डिस्टर्ब होता है जब एड्रेनलिन बढ़ जाता है सडनली, तो पेशेंट या तो डिजीनेस में या डिप्रेशन में जाता है। और जब कॉर्टिसोल का लेवल डिस्टर्ब होता है तो टायर्ड बट वायर्ड फीलिंग होता है, मतलब डॉक्टर मुझे ना अच्छा नहीं लगता, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, मैं रोज़ सोचता हूँ कल से ना मैं मॉर्निंग वॉक शुरू करूँगा, लेकिन मुझसे सुबह उठा ही नहीं जाता। प्रोक्रेस्टिनेशन, सारा वक्त आपको बहुत कुछ करना है लेकिन माइंड साथ नहीं देता। एवरी टाइम यू हैव टू पुश योर सेल्फ, हाँ मैं कल से करूँगा, लेकिन उनका कल कभी नहीं आता। और दूसरा होता है डिक्रीज इम्यूनिटी, यानी थोड़ा वेदर चेंज हुआ, सर्दी खांसी हो गया, पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर लिया, यूरिन इन्फेक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें होती है और सबकी जड़ है स्ट्रेस। तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखने के लिए लाइफ में 10 मिनट रोज के अपने लिए मेडिटेशन के लिए देना है, 24 घंटे के दिन में 24 मिनट एक्सरसाइज के लिए देना है और 10 से 12 गिलास पानी पीना है। नेक्स्ट, ये है सबसे बड़ी स्ट्रेस की वजह। एक घर में 4 लोग रहते हैं, आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली रहती है, एक घर में 4 लोग रहते हैं और चारों एक साथ में रह के भी अलग अलग रहते हैं। हम लोग वी आर टॉकिंग विद द पर्सन हु इज सिटिंग 1000 माइल्स अवे, बट वी आर नॉट टॉकिंग विद द पर्सन हु इज सिटिंग जस्ट बिसाइड्स अस। घर में क्या हो रहा मालूम नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे वर्चुअल फ्रेंड्स के साथ में हम लोग बिजी है। इससे क्या हो गया, आइसोलेटेड फीलिंग डेवलप हो रहा है लोगों में, अकेलापन आ रहा है। क्योंकि कल आप सड़क पर अगर प्रैक्टिकली गिरेंगे तो फेसबुक पर जो आपके 2000 फ्रेंड है उठाने कोई नहीं आएगा। शायद जो रियलिटी में प्रैक्टिकल 5 फ्रेंड या 2 फ्रेंड होंगे उसमें से एक आधा आ सकता है, लेकिन फेसबुक के वर्चुअल फ्रेंड्स आएंगे क्या? नहीं आएंगे। लेकिन हम तो इसी मायाजाल में जी रहे हैं, इंटरनेट सिंड्रोम के अंतर्गत जा रहे हैं। और कोविड में जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद तो सर इतने पेशेंट इंटरनेट सिंड्रोम के लिए मेरे पास आए हैं, यानी बाकायदा मैंने उसके ऊपर में अभी लेक्चर लेना शुरू कर दिया है कि उसको कैसे प्रिवेंट करें और क्या क्या मेडिसिन हम डाल सकते हैं। मैं होम्योपैथ्स को ट्रेन कर रही हूँ इससे डील करने के लिए। नेक्स्ट, ये देखो ये इंटरनेट सिंड्रोम है, पिक्चर आपको कितना क्लियर दिख रहा पता नहीं, बट इस पूरे फोटो में मुझे एक भी आदमी ढूंढ के बताओ जो इधर उधर कहीं देख रहा है फोन के अलावा। हम लोग सारा टाइम फोन में इतने बिजी है, जो लोग काम वाले हैं उनका तो समझ में आता, लेकिन मैंने जो स्टडी किया है हाउसवाइफ सबसे ज़्यादा बिजी है फ़ोन के ऊपर में, क्योंकि एक तो रायचंद वाला काम करना होता है, कितनी सारी सलाहें रोज इधर की उधर करनी होती है, राय देनी होती है, और दूसरा पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, बच्चों पर से भी ध्यान हट रहा है, बच्चों के एजुकेशन से ध्यान हट रहा है। और बच्चों के लिए कंप्लेंट लेके हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर इसको दवाई दो, स्क्रीन बहुत देर देखता है। माँ दिन में 4 घंटे स्क्रीन देखते, खुद के बारे में नहीं बताते। स्क्रीन की हैबिट सबको ही हो गई। नेक्स्ट, ये देखो अभी प्यार भी प्योर नहीं है। आजकल जो कोविड के बाद में अगर किसी ने बोला कि मैं लव मैरिज कर रहा, पक्का समझ नहीं इसका प्रेम झूठा है, क्योंकि सबको सिर्फ फोन से प्रेम है। नेक्स्ट, ये है अपने इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। अपन जो कंटिन्यू मोबाइल या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उससे क्या होता है, एक तो टू मच क्राउडिंग हो जाता ब्रेन में, क्योंकि अपन दिन भर में कई चीज़ें सर्व कर लेते हैं। यूट्यूब का आप देखो खास बात है, एक चीज़ खोलो दूसरा ऐड आता, उसको आपने क्लिक किया तीसरा शुरू हो जाता, आपको ही पता नहीं चलता आप किस समंदर में डूबते जा रहे हैं। तो उससे क्राउडिंग ऑफ आइडिया बहुत हो जाता, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती, आपके मूवमेंट कम हो रही, एक जगह बैठे रहने से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डेवलप हो रहे, वेट गेन हो रहा, मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा, मेटाबॉलिज्म स्लो होने से हेयर फॉल हो रहा, स्क्रीन कंटिन्यू देखने से अपने को कंप्यूटर सिंड्रोम हो रहा, आंखें भी जा रही, बाल भी जा रहे। और ये सब करते हर व्यक्ति समझदार है, उसको मालूम रहता कि क्यों हो रहा, फिर भी वो डॉक्टर के पास जाता दवाई मांगने के लिए। अब इसको कैसे डील करेंगे? आपको अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, और अपने बच्चों को सिर्फ दोष मत दीजिए, घर में जितने बड़े हैं उनको भी देखिए। आपको मैं बताऊँ, मैक्सिमम वाइफ मेरे पास में आती है और चेंबर में लिटरली मैं अभी भी झगड़ा करते हैं। बीवी बोलती है मेरे को टाइम नहीं देते, ये घर में आते पहले कंप्लेंट रहता था, म्हणजे डॉक्टर नवरा घरी येतो आणि रात्री बसून फक्त टीव्ही पाहत राहतो, खाना खाते टीव्ही देखते, मेरी तरफ ध्यान नहीं देते, बात ही नहीं करते। अब तो मोबाइल आ गया है, और मोबाइल ने तो इतनी बुरी प्राइवेसी दे दी हर किसी को कि छोटे छोटे बच्चे भी फोन वीडियो देखने लग गए, और समय से पहले वो सारी चीज़ें उनको समझनी जो एक पर्टिकुलर एज में समझनी चाहिए। यही वजह है कि आज हमारी बच्चियाँ 10 साढ़े 10 साल की एज में पीरियड्स शुरू हो गए, जो पहले 13-14 में होते थे।
अब आकर जब अपन डॉक्टर को पूछते कि हार्मोन्स कैसे बदल रहे हैं, आजकल ये चेंज कैसे आए, बिकॉज लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया है। तो थोड़ा बच्चों पर भी ध्यान दीजिए कि मॉनिटर कीजिए कि वो लोग क्या देखते हैं। माँ को टाइम नहीं, वो अपने में बिजी, फादर को टाइम नहीं, वो अपने में बिजी, तो बच्चे तो आपके आज़ाद हो गए। कई बच्चे ब्राइब मांगते हैं, चेम्बर में जब बैठते हैं ना, मेरे यहाँ मैक्सिमम ऑटिज्म की केसेस आती, क्योंकि मेरा पेडियाट्रिक बिहेवियरल डिसऑर्डर में मेरा एक्सपर्ट एरिया है। तो वो भी बच्चे जो नॉर्मल बच्चे वो तो है ही, लेकिन जो ऑटिस्टिक है, ADHD के बच्चे हैं, अगर उनके पेरेंट्स को मुझसे बात करने देना है तो पेरेंट्स को उनको ब्राइब देना पड़ता, मोबाइल देना पड़ता। वो बच्चा मोबाइल लेके अपना गेम खेलना शुरू करता है, तब वो एक जगह चुप बैठता है और पेरेंट्स को मुझसे बात करने देता है। नेक्स्ट, ये देखिए आई प्रॉब्लम और अपना पोस्चर। अगर गलत पोस्चर है, आप ऐसे बैठते हैं तो टनल सिंड्रोम जो होता है वो भी होगा, क्योंकि हाथ कंटिन्यू ऐसा रहता है, और ये गलत पोस्चर की वजह से बैक की प्रॉब्लम भी शुरू होगी। तो सिर्फ प्रोडक्टिविटी हमारी कम नहीं हो रही है, हमारे फिजिकल चीज़ें भी डिस्टर्ब हो रही है। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स जो है, अपन अनफिनिश टास्क रहते हैं, बोले हुई चीज़ें भूल जाते हैं। जैसे मम्मी आपको बताती बाहर निकलते वक्त 4 काम बताती, अपने को 2 याद रहते तो अपन भूल जाते, क्योंकि अपन तो यूट्यूब के गाने सुनने में बिजी रहते हैं, तो माइंड उधर जाता नहीं, एब्सेंट माइंडेडनेस बढ़ रहा है। और लॉन्ग टर्म इफेक्ट में आपको नेक पेन, बैक एक, बहुत सारी अदर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। फिर अपन फिजियोथेरेपिस्ट के चक्रे मारना शुरू करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेंगे इसमें, लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो घर बैठे आपको रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट, नहीं एक बैक लेना बेटा पीछे। ये एक मैंने बताया है, जैसा लाइफस्टाइल रहेगा, जितने अपने अंदर में डर, चिंताएं, स्ट्रेस बढ़ेगा, उतनी बीमारियां बढ़ेंगी, क्योंकि सीधा सा फंडा है, मन बीमार तो तन बीमार, और मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो अगर अपने को ठीक रहना है तो पहले पॉजिटिविटी अंदर से आनी चाहिए। नेक्स्ट, देखिए शराब को तो यूं ही बदनाम कर रखा है, सबसे ज़्यादा नशा तो आजकल मोबाइल का ही है। नेक्स्ट, थोड़ा स्किन डिसऑर्डर के बारे में एक जनरल हिंट दूंगी 5 मिनट में। स्किन का कभी भी कोई भी ट्रीटमेंट मत कीजिए। स्किन हमारी बॉडी का आउटर मोस्ट ऑर्गन है। बॉडी के अंदर में किसी भी वाइटल ऑर्गन में कुछ भी होता है, लाइक किडनी में, लीवर में, हार्ट में, तो सबसे पहला संकेत बॉडी स्किन के ऊपर फेंकती है, ईचिंग के रूप में, दाने के रूप में, कभी कुछ इरप्शन निकलते हैं, अनइजीनेस होता है, और कई बार बिना किसी इरप्शन के भी ईचिंग आती है। कई बार एंजाइटी से भी ईचिंग आती है, उसको मेंटल ईच कहते हैं। जैसे अगर आप परेशान हैं तो आपको बॉडी में इधर उधर ईचिंग होना शुरू होता है। स्किन का ईचिंग अगर अपन सप्रेस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल स्किन का कोई भी इरप्शन आप सप्रेस करेंगे तो दूसरी बीमारियां प्रेसिपिटेट होंगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। नेक्स्ट, देखिए स्किन के 5 लेयर है। अगर कोई बीमारी हम स्किन की दबाते हैं ना तो नीचे की लेयर में जाके बैठ जाती है। नीचे जो सेकंड लेयर है स्किन का, वहाँ पे सीबेशियस ग्लैंड्स होती है, सीबम ग्लैंड है, और स्वेट ग्लैंड्स है, और हेयर ग्लैंड है। अब जब ये गंदगी नीचे के लेवल पे जाके बैठेगी ना, तो आपके हेयर ग्लैंड की पकड़ हेयर पर से कम हो जाती है, और पेशेंट को हेयर फॉलिंग होना शुरू होता है। हेयर फॉलिंग सिर्फ बालों पर, स्कैल्प से नहीं होता, स्किन पर होता, हाथों से भी होता है, लेकिन उनको स्कैल्प का बल्क में दिख के पड़ता है। दूसरा, अगर ये गंदगी ने सीबम ग्लैंड को लॉक कर दिया तो स्वेटिंग आना कम होता, स्किन ड्राई हो जाती है, स्किन की नमी खो जाती है। और स्वेटिंग अगर कम हो गया तो स्वेटिंग भी बॉडी की टॉक्सिसिटी है, वो अगर अंदर दब गया तो बीमारियां मल्टीप्लाई होती है। नेक्स्ट, एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ। जब भी पिंपल्स का कोई ट्रीटमेंट करते हैं, उसको इमीडिएट दबाने के लिए ऑइंटमेंट लगाते हैं, एंटी एलर्जिक लेते हैं, स्किन का कोई ट्रीटमेंट करते हैं, एंटीबायोटिक्स खाते हैं, तो पिंपल्स जस्ट उल्टे हो जाते हैं, यानी ऊपर गड्ढा छूट जाता है पोर्स, और पिंपल्स अंदर घुस के हेयर की पकड़ हेयर ग्लैंड से छोड़ देते हैं, और वहाँ पे हेयर फॉलिंग बढ़ता है। मेरे जितने भी हेयर के ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट आते हैं, मेरा पहला क्वेश्चन उनको वही रहता कि अपने पूरे लाइफ टाइम में आपने कभी भी स्किन के किसी भी डिसऑर्डर के लिए कोई मेडिसिन लिया है क्या? अगर लिया है तो क्यों लिया है? हम उस रूट कॉज को वापस पीछे जाके डील करते हैं, तब जाके पेशेंट का हेयर फॉलिंग बंद होता है। वरना आप 2000 रुपये लीटर का शैम्पू भी लगाओ और पार्लर की कितनी भी चक्रे मारो, हेयर फॉलिंग बंद नहीं होगा। नेक्स्ट, और पिंपल्स के सप्रेशन से सिर्फ हेयर फॉलिंग नहीं होता, हार्मोन्स भी बाकी के खराब होते हैं, क्योंकि पिंपल्स जो है वो पीसीओडी का भी एक सिम्टम है। जब अपन वो हार्मोन्स को ज़बरदस्ती बंद करने की कोशिश करते हैं, वो बदले में थायराइड को या ओवरी से सीक्रेट होने वाले ईस्ट्रोजन को और प्रोजेस्टेरॉन को डिस्टर्ब करता है। उससे प्रेगनेंसी रुकने में भी तकलीफ आती है, इनफर्टिलिटी भी आती है। इसलिए कभी भी किसी भी स्किन का दबाने वाला ट्रीटमेंट नहीं करना, उसको निकाल के बाहर फेंकने वाला ट्रीटमेंट करना। अब थोड़ा सा बच्चों के बारे में एक जनरल दूंगी मैं, 2-3 स्लाइड्स एक साथ बताऊंगी।
वीक मेमोरी है, देख लीजिए। नेक्स्ट, डर है, फियर्स। नेक्स्ट, बेड वेटिंग है। नेक्स्ट, थम सकिंग है और स्टैमरिंग स्पीच। अब देखिए ये सारे जो डिसऑर्डर है, यूजुअली क्या होता, बहुत बार डॉक्टर लोग इसका ट्रीटमेंट नहीं दे पाते, तो पेरेंट्स को ऐसा बताते, जो पेरेंट्स आके मुझे बताते, मैंने उनसे सुना, डॉक्टर बोलते कि वो जब 12 साल का हो जाएगा ना, अपने आप ये बंद हो जाएगा। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि 12 साल का आपका बच्चा होने तक कि वो थम सकिंग करे, बेड वेटिंग करे, स्टैमर करता रहे? यही चाहेंगे आप लोग? इसकी बीमारी की जड़ को ढूंढिए। आप लोगों ने देखा कई बार बच्चे मेंटली रिटार्डेड पैदा होते हैं, माँ बाप एब्सोल्यूट नॉर्मल रहते, तो बच्चा कहाँ से रिटार्डेड हो गया? इतने ऑटिज्म की केसेस आजकल इतनी बढ़ गई है। मेरे पास सर दिन में 3 केसेस ऑटिज्म की मिनिमम आती है। एक इंडिया से आती है, एक यूएस से आती है और एक आधी मिडल ईस्ट कंट्रीज से आती है, लाइक अबू धाबी या टर्की से। तो ऑटिज्म की इतनी केसेस कैसे बढ़ गए अचानक से? हमारे बच्चे इतने मेंटली डिस्टर्ब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मदर्स प्रेगनेंसी में डिस्टर्ब है। प्रेगनेंसी में मदर का जो मेंटल स्टेटस है, किसी भी कारण से उसका दबाव, तनाव, क्रोध, इरिटेशन, वो सारा बच्चे के अंदर में ट्रांसफर होके जाता है। और मदर का मेंटल इरिटेशन है जो बच्चा थम सकिंग कर रहा है, थम सकिंग करके उसकी एंग्जाइटी कम होती है। अगर आप ज़बरदस्ती कोशिश करेंगे, जैसे कई पेरेंट्स बहुत ही इनह्यूमन तरीका अपनाते हैं, बच्चे की थम को जला देते हैं या उसके ऊपर कोई गंदा सा जेल लगा देते हैं जिससे बच्चा थम सकिंग ना करे, लेकिन ये करके आप उसका मेंटल इरिटेशन बढ़ा रहे, उसका एंग्जाइटी लेवल बढ़ा रहे, और आपका बच्चा फिर समय के साथ में डिटोरिएट होता है। स्पेशली ऑटिस्टिक केसेस में पेरेंट्स आके बताते हैं, मैडम बच्चा 3 साल का था ना, तब तक चलता बोलता था, सब अच्छा था, पूरा स्पीच इसका अच्छा था, और पता नहीं कैसे धीरे धीरे डिटोरिएट होते गया, स्पीच लॉस्ट हो गया, नॉर्मल नहीं रहा। कैसे हो गया? जो बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ वो पीछे कैसे आया? क्योंकि आपने कुछ तो भी ऐसा कंपेल किया, ज़बरदस्ती उसके अंदर में की, जिससे वो बच्चा सप्रेस हो गया। मेरे पास में एक बच्चा 14 साल का ऑटिज्म का आया, उसका मैंने पूरा हिस्ट्री लिया, मुझे कुछ क्लू ही नहीं मिल रहा था कि इसका मैं ऑटिज्म कैसे ट्रीट करूँ। एक दिन बातों बातों में उसकी मम्मी ने बोला मुझे, बोले इसको ना मैडम बहुत गंदी आदत थी, ये लेफ्ट हैंडेड था, लेफ्ट हैंड से लिखता था, मार मार के ना मैंने इसकी आदत सुधार के फाइनली इसको राइट हैंड से लिखने लगाया। कितनी बड़ी गलती की है। अगर वो लेफ्ट हैंड से लिख रहा है, इसका मतलब उसके ब्रेन का जो राइट साइड है वही एक्टिवेट है, इसीलिए वो लेफ्ट हैंड से लिख रहा। आपको क्या अधिकार है ज़बरदस्ती उसके नेचुरल चीज़ों को बदलने का? लेकिन जब आर्टिफिशियली आप कुछ चीज़ करते हैं, जब आप नेचर के अगेंस्ट जाके कुछ चीज़ करते हैं, वहाँ बीमारियाँ प्रेसिपिटेट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन के बाद में भी बहुत सारी बीमारियाँ आती है, ऑटिज्म भी उसमें से एक बीमारी है। और अभी तो कोविड के लिए वैक्सीनेशन के बाद में सर एक पेशेंट मेरे पास आया, ही डेवलप्ड सोरियासिस। वैक्सीनेशन के 3rd डे पूरे बॉडी में इरप्शन आ गए, और पहले वो गलती से गया स्किन डॉक्टर के पास में, जिसने बहुत सारे कॉर्टिजोन दिए एक्सटर्नल अप्लाई करने के लिए भी और खाने के लिए भी, उससे वो दब गया, और बाद में इतना बुरा बर्स्ट हुआ कि पूरे बॉडी में सोरियासिस, ऐसे कि वो जब मेरे यहाँ से हिस्ट्री दे के गया तो हमको झाड़ू निकालना पड़ा, इतने उसके स्केल्स हमारे चेम्बर में गिरे हुए थे। तो ऐसे भी बहुत सारी बीमारियाँ हो रही है जो आर्टिफिशियल डिसऑर्डर है। स्पेशली लेडीज़ जो पीरियड आगे पीछे करने के लिए OCP खा रही है, बर्थ कंट्रोल पिल्स खा रही है, कृपया ये रास्ता ना अपनाएं। नेचर के अगेंस्ट नहीं जाना है, पीरियड्स को कभी भी छेड़छाड़ नहीं करना है, और बर्थ कंट्रोल पिल्स के अलावा दूसरे और बहुत सारे मेजर्स है जो आप कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अपनी बॉडी को ख़राब नहीं करना है। नेक्स्ट, एक छोटा सा केस बताऊंगी आपको, आप सिर्फ डायग्नोसिस देख लीजिए। ये एक पेशेंट है, मेरे पास में आई थी, मध्य प्रदेश के बुदबुदा करके गांव, ये गांव बालाघाट के कहीं इंटीरियर में है। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे मेरी लाइफ में ऐसा केस मिला। ये केस मैंने जर्मनी के वर्ल्ड कांग्रेस में दिखाया था सर, वहाँ पर मुझे इसके लिए स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। ये केस इतना रेयर है, कैपग्रास सिंड्रोम 10-15 लाख पेशेंट में एक को होता, और ऑनेस्टली स्पीकिंग जब तक ये पेशेंट मेरे पास नहीं, मुझे मालूम भी नहीं था कि ऐसी कोई बीमारी नहीं करके। जब वो मेरे पास आई तब मैंने इस केस का स्टडी किया, एंड फाइनली आई क्योर्ड हर विथ होम्योपैथी। मैं आपको एक केस बताती हूँ। नेक्स्ट, एक 24 साल की लड़की मेरे पास में आई थी, उसका मैं अभी आपको वीडियो बताऊंगी, बट शॉर्ट में आइडिया देती हूँ। वो जब मेरे पास आई तो वो, मैंने उसको पूछा एज कितना, तो पहले बोले 24, आधे मिनट के बाद बोले 12 साल। आवाज़ एकदम बदल गई, छोटे बच्चे की आवाज़ हो गई। बोले मैम मैं तो 12 ही साल की हूँ, 6th स्टैंडर्ड में हूँ, मेरी किताबें सब इन लोगों ने छुपा दी, मुझे बहुत सारे डर लगते हैं, अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती है, मेरे पेरेंट्स बहुत लड़ते हैं। मतलब अल्टीमेट क्या था कि वो एक इतना सुंदर पौधा था जो गलत जगह में लग गया था, गलत सॉइल में। फादर अल्कोहलिक, मदर को मारते थे, डोमेस्टिक वायलेंस घर में चलते रहता था, और वो सब चीज़ में वो बच्ची पली बड़ी थी। धीरे धीरे वो ऐसी बीमारी में लैंड होगी
जहाँ से उसका डायग्नोसिस किसी ने किया ही नहीं। और मज़े की बात ये थी कि उसका 2004 से ट्रीटमेंट साइकेट्रिक का चल रहा था। 2013 में उसके साइकेट्रिस्ट ने फाइनली न्यूरोफिजिशियन के साथ में मिलकर डायग्नोसिस दिया उसको केपग्रास सिंड्रोम का, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर प्लस डिप्रेसिव साइकोसिस प्लस पैरानॉइड और एक्सिस क्लस्टर 2-2 करके ऐसी 6-7 बीमारियों का डायग्नोसिस उसको 2013 में मिला। ये 9 साल तक के वो सिर्फ डॉक्टर खेल रही थी। आप सोचिए कि 9 साल सिर्फ डायग्नोसिस को लगा तो ट्रीटमेंट को पूरी ज़िंदगी लगती थी। और ये 9 साल तक के वो रोज़ 13 टैबलेट खा रही थी साइकेट्रिक की। और सबसे खास बात ये, मैंने पूरा प्रोजेक्ट बनाया था, उसके साइकेट्रिस्ट के जितने भी मेडिसिन के वो थे प्रिस्क्रिप्शन, उसका पूरा स्कैन किया था सर। उसने 9 साल तक के सेम मेडिसिन वो बच्चे को खिलाया, एवरी मंथ एवरी 2 मंथ्स में, उसका सीक्वेंस तक चेंज नहीं किया। अगर आपके मेडिसिन से रिजल्ट नहीं आ रहा पेशेंट को, आप कभी तो मेडिसिन बदलेंगे, और नहीं बदल रहे तो आप क्यों एक मेडिसिन डाल रहे? उसको बताइए कि यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन उनको ना बीमारी समझी ना कुछ समझा, सेम ट्रीटमेंट वो लड़की ने 9 साल तक के खाया। एंड फाइनली शी कंसल्टेड मी इन जनवरी 2015। आपको मैं अभी 2 वीडियो दिखाऊंगी, एक बिफोर माई ट्रीटमेंट एंड एक आफ्टर माई ट्रीटमेंट। दोनों में का सिर्फ डिफरेंस देखना। नेक्स्ट बेटा, इसको क्लिक करो, ऑन करो। मुझे अपने भैया अच्छा दीपाली, अभी तुम कौन सी कक्षा में हो? 7th में हो। कौन कौन से सब्जेक्ट है तुम्हारे? इंग्लिश, संस्कृत, मैथ्स, विज्ञान। अच्छा, और 6th का क्या परसेंटेज था? मेरा परसेंट था 86। वो पूरा घूम रहा था, कभी अंधेरा आता है बहुत ज्यादा, कभी आवाजें बहुत दर्द देती हैं, यहाँ बहुत दर्द होता है इस साइड में, यहाँ कभी दर्द होता है, कभी इधर आ जाता है दर्द, काले रंगों से हमें तो डर लगता है। स्टॉप। और ना पुराने से स्टॉप। ये थोड़ा लंबा केस है, 4-1 मिनट का वीडियो। मैंने आपको बाकी का केस पूरा एक्सप्लेन किया ही है, लेकिन आपने आवाज़ सुनी? कैसी आवाज़ है? वो बच्ची ने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी, कंटिन्यू एग्जाम दे रही थी, पास नहीं होती थी, कुछ भी नहीं, और बहुत ही बुरे डिप्रेशन में थी। और उसकी खास बात एक थी कि वो आंखें बंद करके सोए पड़े रहती थी अपने घर में, जिससे कि वो इमेजिनेशन में जा सके, लाइक एलिस इन वंडरलैंड, है ना। वो इमेजिनेशन में जाती थी और वहाँ उसको अच्छा लगता था। इट्स कंपनसेशन मैकेनिज्म ऑफ माइंड। जब आपको रियलिटी में लाइफ में बहुत चीज़ें नहीं मिलती, आप अपने इमेजिनेशन में उसको पूरा करते हैं। इसलिए अपने बच्चों की छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान देना और उस सच को एक्सेप्ट करना कि हाँ मेरे बच्चे में प्रॉब्लम है, ये बहुत ज़रूरी है। अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो उसका दिखाती हूँ, जिसका हमने मेडिसिन उसको डाला, और मेडिसिन से ये 21 महीने का जर्नी, 21 महीने लगे मुझे उसको ट्रीट करने के लिए। उसके बाद का वीडियो अभी आप देखिए। बेटा नेक्स्ट क्लिक करो। मुझे अपने भैया अच्छा के एग्जाम ये फिर उतना अच्छा नहीं गया क्योंकि बहुत टफ होता है। आवाज़ में डिफरेंस समझा? अच्छा तो निकल जाएगा, किसी का भी नहीं निकलेगा, जिन लोग के निकल रहे थे उनके भी नहीं निकलेंगे। बहुत टफ था। अच्छा, और अच्छा लगा, एग्जाम देके कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा लगा कि चला मैंने कॉम्प्लीट कर दिया। लेवल काफी टफ था, वो अलग उसका था, बैंकिंग सेक्टर और मैनेजमेंट से मैटर से रिलेटेड था। कुछ और ही पूछा तो सभी के साथ ही सिचुएशन थी, तो मुझे लगा कि नहीं कॉमन है सबके साथ। बैक पेन वो पूरा सब बंद हो गया, मेरा वो वाइट स्टार्ट वाला प्रॉब्लम ठीक हुआ। पर जैसे आप हमेशा ये होता था कि मुझे शाम को सुबह चिड़चिड़ापन, तो वो नहीं होता। वैसे भी सही आ रहा है अभी, जैसे पिछले मंथ में 20 तारीख थी, इस मंथ शायद अभी ही रहेगी 14-15 सुबह। पहले से मैं बहुत ठीक और बहुत खुश फील करती हूँ। मैं तो बहुत टेंशन में आई, मतलब पहले से मैं बहुत जल्दी अपने मूड को डाइवर्ट कर लेती हूँ। जो मेरा डाउन रहता है, कभी सोचती हूँ बहुत जल्दी, इमोशन सेंटिमेंट जो रहते थे वो मैं खुद में कर लेती हूँ, तो मेरे आंखों से हाथ से जल्दी नहीं निकलते। तब गुस्सा भी नहीं ज़्यादा, हाइपर भी नहीं, जैसे मम्मी बात करें हाँ नहीं होता है, मैं यही होती हूँ। अच्छा, अब मम्मी से अच्छी आमदी होती है। और पापा से पापा भी खुश हैं मेरे, वो बोलते हैं कि हाँ बेटा 1 साल 2 साल कर लो, फिर नेक्स्ट ईयर वो बोल रहे हैं सभी शादी करना है ऐसा। मतलब अब डर भी नहीं है कि शादी करना है, तो वो बहुत जल्दी अंदर ही में घबराहट होने लगती थी कि क्या होगा कैसे होगा, वो चीजें हट गई। वाली इमेजिनेशन वाली जो मेरी है, नींद में जाकर के मैं बहुत एज्यूम करती हूँ, तो मैं तो वो इमेजिनरी लाइफ अच्छी लगती है।
वो ज्यादातर 1 महीना रहा मेरे साथ में, वैसे ही करती सोती रहती थी ताकि इमेजिनेशन हाँ, मिल सकूं और फिर खुश रह सकूं, फिर ऐसा तो। लेकिन अभी काफी कुछ ठीक हुआ है। हम कब मिले बेटा पहली बार? 5 जनवरी 2015 को मिले थे, ठीक है। उसके हिसाब से आज की तारीख में तुम कितना परसेंटेज है? मुझे लग रहा है कि मैं 100 भी हूँ, लेकिन 75 ठीक हूँ। 25 थोड़ी सी नेगेटिविटी है थोड़ा सा, लेकिन जो डर है मेरे अंदर से बहुत कुछ निकल हर चीज का अभी डर नहीं मुझे लगता है कि अब मैं मैच्योर टाइप हो गई हूँ। अब पहले बड़ी हो गई। कंप्लेन करते आती थी कि मेरे पापा से ये है, उससे वो है, ये है। लगता है कि नहीं, वो समझने का अंतर था। फिर दोनों साइड जब देखना शुरू किया कि इसका पॉजिटिव भी इसका नेगेटिव भी, तो मुझे हर चीज सही लगने लगी। अभी कुछ आवाजें सुनाई दे रही बेटा जैसे पहले देती थी? कुछ नहीं। किसी दिन मैं इतना हैप्पी इतना पॉजिटिव लगता है कि मैं सब कुछ कर लूंगी। मैंने अभी कुछ भी नहीं खोया है, आज से लाइफ स्टार्ट की, अभी कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है। अभी से मतलब हर चीज की परफेक्ट टाइम आया है। मुझे लगता था कि इससे परफेक्ट टाइम कोई हो नहीं सकता। मुझे आपको बहुत सारा थैंक्स करना है। मुझे मतलब इतनी अच्छी लाइफ दी आपने, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे डर नहीं है, मतलब खोने का जो डर बना रहता था हमेशा की वजह से भी, और सबको मम्मी पापा को छोड़ने का डर, ऐसा लगता था कि मैं डिपेंडेबल हो गई हूँ। ये सब बहुत सारे अंदर मन में बहुत ख्याल रहते थे, जिसमें मैं आपसे बोल भी नहीं पाती काफी टाइम से। अब अच्छा लगता है कि मेरे को अकेले भी कहीं छोटी तो मैं रह लूँगी। अब तो बड़े होते तक आपके पास आना चाहती नहीं। ये रिकवरी है उसका 21 मंथ्स के बाद में। और सबसे अच्छी बात, उसके बाद में उसने लेबर इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम था वो क्लियर किया, और अभी वो गवर्नमेंट जॉब में सर सैनिटरी इंस्पेक्टर है। और लास्ट ईयर उसने आरजे के लिए भी ट्राई किया है, मध्य प्रदेश के रेडियो जॉकी बनना है उसको। तो एक लाइफ इतना ट्रांसफॉर्म हो सकता है, लेकिन उसके लिए पेरेंट्स का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स चीज़ें छुपाते हैं। बेड वेटिंग अगर बच्चा कर रहा तो पेरेंट्स, मेरे पास एक मदर आती थी, वो बोली मैं कई साल से मायके नहीं गई, क्यों? तो मुझे एम्बेरस लगता है कि वहाँ जाएगा ये बेड वेटिंग करेगा। तो वो करने के बदले उसका ट्रीटमेंट कराओ ना। आप कितने समय कितनी चीज़ें छुपाओगे? तो अपने बच्चों के अंदर में जो भी चीज़ें बदलती है, कुछ भी परेशानी है, तो सबसे पहले एक मदर या फादर उसको डायग्नोस कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में एक वीक मेमोरी का भी एक फ़ोटो बताया था। कई बार पेरेंट्स आके कंप्लेंट करते हैं कि डॉक्टर मेरा बच्चा पढ़ता तो बहुत है, लेकिन पता नहीं एग्जाम में लिख नहीं पाता। 3 चीज़ें हो सकती कि या तो बच्चा आपका एब्सेंट माइंडेड है, जब पढ़ रहा तो उसका मन ही नहीं लग रहा, तो अंदर कुछ नहीं जा रहा। दूसरा हो सकता कि वाकई में उसकी मेमोरी वीक है, पढ़ तो लिया लेकिन रिटेन नहीं हो रहा। और तीसरा हो सकता है कि कन्फ्यूजन ऑफ माइंड है। कई बार होता है कि एग्जाम पेपर देख के बच्चा एकदम एंग्जाइटी में चला जाता, कंफ्यूज हो जाता, बहुत सारे आंसर लिख के आ जाता। मेरे यहाँ एक केस ऐसा आता था, वो बच्चा सारे आंसर लिखता था, घर आके मम्मी को बोलता था, बोले एग्जाम कैसा हुआ मम्मी? पेपर एकदम झकास और रिजल्ट एकदम बकवास। क्यों? क्योंकि बच्चा तो बोलता था मैं सब लिख के आया। जब उसकी मम्मी पेपर चेक करने जाती थी तो उसको रियलाइज होता था कि ए का आंसर बी को और बी का आंसर सी को। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों को क्या लगता था, मम्मी जब घर में पढ़ाने के लिए बिठाती वो फटाफट आंसर रट लेते, क्वेश्चन पढ़ता ही नहीं था। तो किस क्वेश्चन का क्या आंसर है उसको मालूम ही नहीं रहता था। उसको लगता था मैंने इतना पेज रट लिया, तो कुछ तो भी कागज भरना है करके वो भर के आता था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो पेरेंट्स कृपया ऑब्जर्व करें और जाके अपने डॉक्टर को बताएं। नेक्स्ट, अच्छा ये एग्जाम नेक्स्ट बस छोटे मोटे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो मैंने आज डिस्कस किए, इसके अलावा कई छूट भी गए होंगे, क्योंकि रोज़ एक नई बीमारी आते रहती है। आपके जहन में कोई बीमारी हो तो मुझसे ज़रूर पूछिए क्वेश्चन, आई विल आंसर देम। बस थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, प्रॉपर प्लानिंग करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, और स्पेंड एटलीस्ट 24 मिनट्स फॉर योर सेल्फ, है ना। जैसे अपन सुबह से शाम तक के फैमिली के लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं। हस्बैंड आदमी दिन भर काम करता फैमिली के लिए, फिर आके वो अपने रूटीन में अपने आप में थोड़ा बिजी होता। अपन सुबह से रात तक फैमिली के लिए करते हैं। कहीं तो भी डिप्रेशन आता 45 के एज के बाद में कि सारा समय इन लोगों के लिए किया, अभी बिजी हो गए तो मैं अकेली पड़ गई। क्योंकि जैसे मेनोपॉज होता है नेगेटिविटी बढ़ने लगती है हार्मोनल चेंजेस से। तो उसमें ना जाते हुए लाइफस्टाइल को थोड़ा डेवलप करें, थोड़े सोशल बने, लोगों से मिलना जुलना शुरू करें, और कृपया किसी भी व्हाट्सएप में आए हुए किसी फॉर्मूले को फॉलो ना करें। डॉक्टर से मिलके उसका तह तक जाए और उसको सही में समझ के साइंटिफिक तरीके से अपनाएं। नेक्स्ट, एवरी जर्नी बिगिंस विथ अ सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप क्या है? मॉर्निंग वॉक शुरू करना है, 12 गिलास पानी पीना है, 24 मिनट एक्सरसाइज करना है। नेक्स्ट, थैंक
Thank you so much for your patience listening. If you have any query, any question, please feel free to ask me. I'm here to answer you. Thank you so much. Thank you, sir. कोई क्वेश्चन? ये जो आपने पानी के बारे में बतलाया ना 10 से 12 ग्लासेस, तो उसमें आप कुछ तरीका बताते हैं कैसे पीना चाहिए, कब पीना चाहिए और हाउ? देखिए, इसमें एक बहुत मज़ेदार चीज़ है। मैंने बहुत साल पहले एक दैनिक भास्कर में ऐसे एक सेमिनार लिया। मैंने बताया 3 लीटर पानी पीना चाहिए। कुछ महीनों बाद में एक पेशेंट आई इतना बड़ा पेट लेके, बोले आपने जब से बोला पानी पीना चाहिए मैंने पीना बढ़ाया, देखो मेरा पेट निकल गया। तो मेरी ये गलती, अच्छा हो आपने क्वेश्चन किया। पानी कैसे पीना चाहिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कई पेशेंट उठते सुबह में 1 लीटर 1.25 लीटर पानी पीते हैं, इतना पीने की ज़रूरत नहीं। सुबह में आप केवल 1 गिलास पानी पीजिए और उसके बाद में दिन भर में आप जब भी पानी पीते हैं आधा गिलास पानी बार बार पीजिए। या छोटा ही गिलास घर में रखिए। जैसे पहले महाराष्ट्रियन ब्राह्मण लोगों के ना पेला रहता था, स्टील का पेला, आपने देखा होगा सर। तो वो जो रहता था ना वो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर के लिए रहता था। तो थोड़ा थोड़ा पानी बार बार पीना है। खाने के साथ पानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तो 1 या 2 सिप लेंगे। खाने के तुरंत बाद नहीं पिएंगे। खाने से 5 मिनट रुक के थोड़ा सा 2 घूंट पानी पिएंगे और रुक जाएंगे। थोड़ा सा घर में चलेंगे 5-7-10 मिनट और उसके बाद में फिर आपको चाहिए तो आप आधा गिलास पानी और पिएंगे। उसका एक रीज़न है, जैसे हम खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो वो जो फूड है आपका वो पानी में तैरने लगता है और उससे आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है। इसलिए खाने के बाद में थोड़ा सा मौका दीजिए कि बॉडी की गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट हो और वो उस खाने को कैप्चर करे। और बहुत ज़्यादा पानी जब हम सुबह में पीते ना, एक्सेसिव वाटर एक साथ में 1 लीटर 1.25 लीटर, तो उससे क्या होता है ज़्यादा पानी में भी फूड तैरने लगता है, फिर डाइजेशन की इशू होता है। पानी कितना होना चाहिए? जैसे अपन साबुदाना भिगाते हैं, साबुदाना भिगाते तो कितना पानी डालते हैं? उतना ही डालते हैं जितने में वो सोक हो जाए। एग्जैक्ट उतना ही वाटर हमारे फूड को बार बार चाहिए। कुछ भी खाए कि थोड़ा पानी दो ताकि वो फूड उसमें सोक हो जाए और आपका डाइजेशन प्रोसेस बहुत अच्छे से हो जाए। एनीथिंग एल्स? यस, ये बोलते हैं कि बैठ के पीना चाहिए। मुझे भी उसका स्पेसिफिक कोई रीज़न पता नहीं, क्योंकि पानी आप कैसे भी पिएंगे तो उसको जाना स्टमक में ही है। तो बैठ कर के पियो। अभी आजकल तो बफे और ये सब में बैठने के लिए इतनी जगह भी नहीं मिलती अपने को। लेकिन एक कंसेप्ट है उसके पीछे, आयुर्वेदा का है। उनका बोलना है कि बैठकर यदि हम पानी पीते हैं तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर मेंटेन रहता है। उनका ऐसा मानना है कि हम जो कुछ खाते हैं तो पेट में अग्नि प्रज्वलित होता जो डाइजेशन की प्रोसेस को काम करता, और जब खड़े खड़े पानी पीते तो सीधा ट्रैक में जाता डाइजेशन स्टमक में। तो अग्नि पे पानी गिरने से भी मेटाबॉलिज्म स्लो होता। ऐसा आयुर्वेदा का कंसेप्ट है। बट मैं बहुत ज़्यादा उस पर कॉमेंट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं मतलब उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। बट अगर कहीं लिखा है तो कुछ ना कुछ सोच के लिखा होगा। तो जितने बार होता दिन में बैठ करके पानी पीने की कोशिश करें। जहाँ नहीं होता, जहाँ अनअवॉइडेबल रीजन्स है, वहाँ पे पानी मत अवॉइड कीजिए, खड़े खड़े पी सकते हैं। इंसोम्निया एक ऐसी चीज़ है ना दीदी, उसके 2 रीज़न है। या तो फिजिकल रीज़न से हो सकता है, साइकोलॉजिकल रीज़न से हो सकता है। फिजिकल रीज़न यानी जो हमारे हाइपोथैलेमस में हर चीज़ का सेंटर है, खाने का, पीने का, उठने का, जगने का, राइटिंग का, सोने का, हर चीज़ का, वो सेंटर किसी न किसी बीमारी से डिस्टर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लॉन्ग टर्म यदि न्यूरोलॉजी का ट्रीटमेंट ले रही एपिलेप्सी के लिए तो तब भी नींद डिस्टर्ब होती। लॉन्ग टर्म यदि कोई पेशेंट एंटी डिप्रेसेंट ले रहा है तो पहले वो डिप्रेशन एंटी डिप्रेसेंट जाके स्लीप के सेंटर को ओवर एक्टिव कर देते हैं। पेशेंट सारा टाइम सोते रहता, बाद में धीरे धीरे बॉडी उसको रेजिस्ट हो जाती, उसकी नींद भी उड़ जाती। ये आपके बाहर के रीज़न हो गए, एनवायरमेंटल जिसको बोलते हैं। लेकिन साइकोलॉजिकल रीज़न यानी जैसे कोई स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, मेरे बच्चे का एजुकेशन होने का है, मेरे बच्चे का मैरिज होने का है, फाइनेंशियल लॉस है, किसी किस्म का शौक है, ग्रीफ है, वहाँ पे भी ये चीज़ें होती हैं। जैसे आज सुबह में मेरा एक केस आया इंसोम्निया का। वो लेडी 2 साल से सोई नहीं बोलती। उसका बोलना है ऐसा होता नहीं, सोया डेफिनेटली वो पूरे रात में 6 घंटे 7 घंटे में, मे भी वो 1-1.5 घंटा सो रही, या उसका स्लीप का स्पैन कम है, या फिर बार बार स्लीप उसकी डिस्टर्ब हो रही होंगी, वो होगा। लेकिन उसको सुबह उठने के बाद में अनरिफ्रेशिंग स्लीप का फील है तो ऑब्वियस है कि वो डॉक्टर को ये बोलेंगी कि मैं 2 साल से सोई नहीं। उसको मैंने पूरा निकाला, वो भी मुस्लिम पेशेंट है, सब निकाला उससे, सब पूछा, बोले कोई स्ट्रेस ही नहीं है, कुछ नहीं है। उसके हस्बैंड को बोला कि आप 5 मिनट बाहर बैठिए, मुझे इससे अकेले में बात करना है।
हस्बैंड बाहर गए बराबर वो रोना शुरू कर दी। बोले मैडम मेरे हस्बैंड का अफेयर मैंने 2 साल पहले पकड़ा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अभी वो सुधर गया है, उसे मौलाना जी के सामने कसम खाए कि दोबारा ऐसा नहीं करेगा। तो मैं ट्रस्ट करती हूँ कि नहीं करेगा, लेकिन मन नहीं मान रहा कि ये दोबारा नहीं करेगा। तो जो धक्का और जो विश्वास टूटने का फीलिंग होता है, धोखा खाने का, वो तो उसको सोने ही नहीं दे रहा है। अभी ग्रेजुअली आज उसका मेडिसिन शुरू किया है, धीरे 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 मेंटल लेवल पे उसको सपोर्ट करके उसमें से निकालेंगे। तो इंसोम्निया के लिए इंसोम्निया को ट्रीट न करते हुए उसकी वजह को ट्रीट करना जरूरी है। नहीं, उसका एक देखो कोई भी चीज़ बिना रीज़न के नहीं आता। कई बार ये होता है कि पेशेंट को नहीं समझता कि रीज़न क्या है, पर जब हम आपका हॉरोस्कोप बनाते हैं ना, बैठ के इतना डिटेल पूछते हैं, तो कुंडली बनाते हैं, उसमें हमको पता चल जाता कि रीज़न क्या है। फिर पेशेंट भी कन्विंस हो जाता, अरे हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, बराबर बोल रहे डॉक्टर आप, ये ऐसा ही है। क्योंकि क्या होता, आपकी जगह मैं भी रहूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती कि हम अपने बारे में नहीं सोचते, और इतने कई सालों से हमने खुद के बारे में इतना एनालिसिस भी किया नहीं रहता, तो हमको मालूम ही नहीं रहता आधे से ज़्यादा हमारे प्रॉब्लम्स क्यों है। जब वो कोई और पूछता और हम इंटरव्यू के तौर पे जब देते, तब रियलाइज होता कि हाँ हमारी ये भी प्रॉब्लम है करके। सिजोफ्रेनिया के मेरे यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट हैं, क्योंकि मेरा बेसिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर में बहुत ज़्यादा स्टडी है। तो सिजोफ्रेनिया के मेरे पास में इतने खतरनाक पेशेंट आते हैं। एक पेशेंट मैंने रिसेंटली ठीक किया है सर, सिजो अफेक्टिव डिसऑर्डर का। इट इज़ अगेन अ टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया। उस पेशेंट को मैंने आज तक के देखा नहीं। 17 साल का लड़का, उसमें बेसिकली ग्रैंड्यूरिटी हो जाता, मतलब मैं वो ऐसा डिल्यूजन हो जाता कि मैं कितना ग्रेट इंसान हूँ कितना नहीं। वो 17 साल का लड़का अपने बाप को रोज बैठ के क्लास लेता उसकी, और उसको बताता, बोले ये क्या छोटी मोटी दुकानदारी में पैसा कमाते हो, वो बिटकॉइन आया है ना उसमें पैसा लगाओ, रात भर में अपन अमीर हो जाएंगे। आज मैं साइकिल चला रहा, कल मेरे को गाड़ी लगेंगी। उसको पॉकेट मनी महीने का 10,000 लगता, बाप की इनकम भी महीने की 15,000 के ऊपर नहीं है उसके। वो केस मैंने पूरा ठीक किया, आज तक के वो पेशेंट को देखा नहीं, क्योंकि ऐसे पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं जाते, यूजुअली पेरेंट्स को ही आना पड़ता है हिस्ट्री देने के लिए। तो हर सिजोफ्रेनिया के पीछे रीज़न अलग अलग रहता है। रीज़न क्या है वो फाइंड आउट किया। जैसे एक और सिजोफ्रेनिया का केस का एग्जांपल आपको बताती हूँ। आई हैव मल्टीपल बट वी कैन नॉट डिस्कस एवरी केस। एक पेशेंट मैंने ठीक किया था बीच में सिजोफ्रेनिया का। उसके घर का माहौल बहुत बुरा था, फादर अल्कोहलिक और इतनी गंदी गालियाँ देता था। इट वॉज अ लव मैरिज, और बाद में वो उनका आपस में लड़ना झगड़ना, रोज एक दूसरे को मारना, बाकायदा एक दूसरे को मारना माँ बाप का। वो बच्चा वही एनवायरनमेंट में छोटे से बड़ा हुआ, और बाप भरपूर पैसा लाता था, दारू पीता था, एंजॉय करता था, ख़त्म कर देता था पैसा। तो बच्चे को कहीं तो भी ऐसा लगने लगा कि मेरे मम्मी पापा के पास बहुत पैसा है। उसने मुझे आके एक दिन कंप्लेंट किया, बोले इतना पैसा इसके पास में रहता है, जब मैं बोलता हूँ होटल में खाने के लिए चले, सिनेमा दिखा, तो बोलते बोले पैसे नहीं करके। उसका बैग खोल के देखो कितना सारा पैसा है। वो पेशेंट मुझे बता रहा है। तो सिजोफ्रेनिया का एक रीज़न ये भी हो सकता है। देखो हर साइकेट्रिक डिसऑर्डर में फैमिली का एनवायरनमेंट बहुत बड़ा मैटर करता है। एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी हो गया अभी, क्योंकि अभी भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऑर्थोडॉक्स है। मैं मारवाड़ी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। मेरे कम्युनिटी में सिर्फ 10% या मुट्ठी भर लोग हैं जो सच में मॉडर्न कहलाते हैं, बाकी के तो सिर्फ बाहर से मॉडर्न दिखते हैं, अंदर से वैसे ही है। अभी भी डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है, अभी भी बाल विवाह चल रहे हैं। तो एजुकेशन की कमी से बीमारियां तो डेवलप होने ही वाली है। इधर से क्वेश्चन नहीं आया, आप लोग को कोई बीमारी नहीं है? नहीं, बहुत अच्छी बात है, यू आर फॉर्चुनेट। चलो तो फिर हम समझे कि खत्म। थैंक यू सो मच, थैंक यू।